हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं नीट टू नो। कुछ दिन पहले हमारे देश में चुनाव हुए थे। चुनाव उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर इन राज्यों में हुए थे। 5 में से 4 राज्यों पे बीजेपी जीती थी, पर हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस एक भी जगह नहीं जीती। हाँ, बीजेपी काम तो अच्छा कर रही है, पर बिना ताकतवर विपक्ष के लोकशाही हो ही नहीं सकती। मुझे चिंता इस बात की है कि जिस पार्टी ने पूरे 60-65 साल तक भारत के लोगों की सेवा की, वो पार्टी अचानक खत्म होने की कगार पर क्यों आ गई, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश एक पार्टी से नहीं चल सकता। ये बात 100% सच है कि अगर कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी ताकतवर विपक्ष का किरदार नहीं निभा पाई तो लोकतांत्रिक भारत अपाहिज हो जाएगा। तो गुरु, शुरू से शुरू करते हुए मैं आपको कांग्रेस का संपूर्ण इतिहास और कांग्रेस की नाकामयाबी की कहानी सुनाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। ये कहानी शुरुआत होती है 1857 के उठाव के बाद। भारत की आजादी की मांग करने वाले लोगों को पता था कि बिना एकत्रित हुए ब्रिटिश सरकार से भिड़ना उचित नहीं होगा। साथ ही किस्मत से एक अंग्रेज अधिकारी भी भारतीयों के साथ था और उसने ही कांग्रेस पार्टी की नींव रखी। उसका नाम था ए.ओ. व्यूम और डब्ल्यू.सी. बैनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस को पता था कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से पंगा नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रही थी और अंदर ही अंदर लोगों को एकजुट भी कर रही थी। तकरीबन 1915 के करीब महात्मा गांधी कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तभी से कांग्रेस का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 1915 से 1947 तक का समय कांग्रेस के लिए गांधी युग ही रहा। महात्मा गांधी जी के अहिंसा, सर्वधर्म समभाव के द्वारा सामाजिक क्रांति की शुरुआत की गई। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस नई ऊंचाई पर पहुंची और साथ ही कांग्रेस को बड़ा जनाधार भी मिला। गांधी जी के बाद कांग्रेस की कमान नेहरू जी ने संभाली। स्वतंत्र के बाद कांग्रेस एक संपूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी। गांधी पटेल जाने के बाद भारत को संभालने का प्रयास नेहरू जी ने ही किया था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। खैर, वो बात अलग है कि आजकल आप में से बहुत सारे लोग नेहरू जी के कुछ फैसलों से सहमत नहीं है, पर उनकी जगह कोई और होता तो उन्होंने जो भारत के लिए किया शायद वो कोई कर नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि भारत आज भी एक लोकतांत्रिक देश है। पूरे इतिहास में भारत पर सैन्य शासन कभी नहीं रहा। दूसरी ओर सैन्य शासन की बदौलत पाकिस्तान का क्या हाल है, ये आप सबको पता ही होगा। तो आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि आजाद भारत को बुरे लोगों से बचाना और संभालना कितना मुश्किल हुआ होगा। नेहरू जी के आखिरी समय में भारत चीन से युद्ध हारा था और उस हार से भारत और कांग्रेस को निकालने की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ली थी। उन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और वो जल्दी ही चल बसे। शास्त्री जी के जाने के बाद कांग्रेस ने ही भारत को भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री दिया, जिसका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। वर्चस्व की लड़ाई की वजह से कांग्रेस के विभाजन होते गए, पर इंदिरा जी ने भारत और कांग्रेस को बखूबी संभाला। इंदिरा जी ने गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ लड़ने के लिए कांग्रेस का काम करने का तरीका बदला। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए थे और यूएसएसआर के साथ मिलकर भारत की सेनाओं को सक्षम बनाया था। पर यह भी सच है कि उनके समय में ही भारत को आनी बनी भी देखनी पड़ी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद छोटी सी उम्र में राजीव गांधी ने कांग्रेस को संभालने की कोशिश की। उन्होंने ही युवक कांग्रेस की शुरुआत की थी। उन्होंने ही नया विचारों को चालना दी और कांग्रेस पार्टी की विचारों को प्रचार और प्रसार माध्यम से लोगों तक फैलाया। कांग्रेस का दुर्भाग्य ये था कि राजीव गांधी की भी हत्या हो गई और उनके बाद कांग्रेस की कर्ता धर्ता बनी सोनिया गांधी। सोनिया जी ने कांग्रेस को प्रतिष्ठा दिलाने की बहुत कोशिश की। कुछ हद तक उन्होंने कांग्रेस को संभाला भी, पर मेरा विचार ये है कि सोनिया जी अभी तक भारत को समझ नहीं पाई है। भैया जी, थोड़ा गौर कीजिए। आपको मैंने बताया था कि 1915 को महात्मा गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तब से आज तक बस एक ही परिवार राज कर रहा है, पर गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी जैसे ताकतवर नेता एक ही परिवार से थे, इसलिए एक ही परिवार राज कर रहा है ऐसा नहीं लगा। पर आज की स्थिति कुछ अलग है, पता नहीं क्यों, पर राहुल जी कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। खैर, ये तो ही कुछ पुरानी बातें जो जानना जरूरी था ही। अब पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आज की स्थिति में कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है। तो पहला कारण ये है कि राहुल गांधी खुद को सक्षम नेता साबित नहीं कर पाए। हालांकि सोनिया गांधी जी ने उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया। राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान आम जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं कर पाए। दूसरे कारण की बात करें तो कांग्रेस अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के बजाय बीजेपी के घोटाले ढूंढने में लगी रही, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, पर उससे कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके उलट बीजेपी को इसका फायदा ही हुआ। मेरी मानो तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस के अंतर्गत कलह बहुत है। नेताओं में तालमेल की कमी दिखती है और राजा का बेटा राजा बनेगा इस विचारधारा के तहत कांग्रेस को ठोस नेता नहीं मिल पा रहा है। इसी की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कम है। चौथे कारण की बात करें तो कांग्रेस ये भूल जाती है कि हिंदुवादी एजेंडा बीजेपी का है, कांग्रेस का नहीं। पर राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपना जनेऊ तक दिखा दिया था। पर ये मेरा मानना है कि राहुल जी हिंदू होने का प्रमाण देने के बजाय कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष एजेंडा लोगों तक पहुंचाते तो आज स्थिति कुछ और होती। पांचवा और मेरे हिसाब से आखिरी कारण यह है कि राहुल जी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। राहुल जी का दुर्भाग्य है कि मोदी जी जैसे ताकतवर नेता
नेता उनके विरोध में है। मोदी जी को जनता को अपनी बात मनवाना भली भांति आता है। आसान शब्दों में कहे तो कांग्रेस के हार की बड़ी वजह टॉपिक को लेकर खराब टाइमिंग, खराब मैनेजमेंट, सही जगह सही नेता का चुनाव नहीं करना है। आगे कांग्रेस कैसे सुधार करती है और क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आई होप कि मैंने आपको ठीक तरह से समझाया हो। और भाई लोग, हमने क्या भारत सच में 99 सालों के लिए भाड़े पे है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देखें। तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।